सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी डॉक्टर प्रद्युमन कौरव है ना। मैं एफएमजी ग्रेजुएट हूँ यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी वगैरह निकाल के एनएससीवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ करेंटली मैं। एंड आज यार जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या होने वाला है कि भाई क्या जैसा फी स्ट्रक्चर में जो लिखा होता है या एजेंट्स या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी 20 लाख में एमबीबीएस हो जाएगी, 15 लाख में हो जाएगी, 25 लाख में हो जाएगी, भाई क्या सही में उतनी हो पाती है? क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर, मैं एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ एफएमजी पीजी मेंटर और मैं एज अ कंसल्टेंट जो स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बताता नहीं हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है ना। क्योंकि यहाँ पे तुम एज अ प्रोडक्ट होते हो जो तुम अपने आप को सेल करवाते हो कॉन्ट्रैक्टर से, इसको ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है? अब उनको तुम्हें बेचना है तो भाई वो कैसे बेचेंगे? तो वो यही चीज़ है कि तुम्हें सस्ता बता दो जिसमें कि तुम ऑटोमेटिकली वहां चले जाओ। बट ऐसा रियलिटी नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। अब तुम बोलोगे यार भैया फलाना ने तो जो मेरे को पैकेज दिया था वो तो उसमें तो लिखा था 20 लाख में एमबीबीएस हो जा रही है। भाई वो जो फलाना तुम्हें कोई भी कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर पैकेज दे रहा है, चलो मान लिया मैंने 20 लाख में हो गई, बट उसके साथ भी तुम्हारे जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो होते हैं साथ में, वो तुम्हें वो नहीं बताता, ठीक है? अब तुम्हारा जो तुम देख के आते हो कि हाँ भाई भैया जो फी स्ट्रक्चर है वो उतना है, बट तुम्हें जब भी फी स्ट्रक्चर देखते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें तुम्हें सिर्फ फी स्ट्रक्चर नहीं देखना है, उसमें जितना भी अमाउंट लिखा रहता है तुम्हें कैलकुलेट करना है, उसमें से प्लस 10 लाख जोड़ने हैं। वो तुम्हारा फाइनल एमबीबीएस का बजट लिख के आता है, ठीक है? क्योंकि दिक्कत ना बहुत ज्यादा ये होती है कि यहाँ से बच्चों को तो बोल दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा 20 लाख में हो जाएगा, और वो लोग कैलकुलेट भी ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा कैलकुलेट करके बताएंगे भाई कि तुम्हारा एग्जैक्टली 20 लाख निकल जाएगा, ठीक है? बट जब तुम वहां जाओगे भाई तुम्हारा 20 लाख से 25, 25 से 30, कई बार 35 भी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? यहाँ पे बच्चे को आती है दिक्कत, वो बोलता है भैया मैं वैसे ही लोन लेके आया था, अब इन लोगों ने मेरे को ऐसा कर दिया, कैसे कैसे मैं मैनेज करूंगा, क्या होगा ये सब। और वो भाई या तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, या तो कई बार बच्चे पे नहीं कर पाते लोन, या तो बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है जिसके चक्कर में कर नहीं पाते। तो इसका बेसिक सा फंडा क्या है, तुम्हें देखनी क्या क्या चीज़ है। तो रशिया में कहीं पे भी जो भी फीस है, तो भाई वो तुम्हें फी स्ट्रक्चर तो देनी होती है, जहां रूबल्स में है वो रूबल में रहेगी, जहां डॉलर में है डॉलर में देनी है, ठीक है? अब इन दोनों को समझो, डॉलर वाली फीस और रूबल वाली फीस। अब जो रूबल वाली फीस है यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा कैलकुलेटिव वे में करके बताऊंगा और दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक है? वहाँ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले तुम्हें ये बता दिया जाए कि जो भी कॉमन चीजें होती वो क्या होती हैं। तो कॉमन चीजें प्रोसेसिंग या एडमिशन चार्जेस जो होते हैं। अब एडमिशन चार्जेस अलग से वो नहीं होता, प्रोसेसिंग ही मान लो उसको, ठीक है? तो कोई भी अगर प्रोसेसिंग बोलता है या तुम्हारा पूरा कंसल्टेंसी चार्जेस ये सब जो बताएगा, वो जैसे 1 लाख टू 1,50,000, 2 लाख यहाँ तक लोग लेते हैं। जैसे मेरा जो चार्जेस है यार वो 1 लाख प्लस 18% जीएसटी होता है, जो तुम्हारा 1 लाख प्लस 18,000 या 20,000 के आसपास बोल के चलो, ठीक है? अब ये प्रोसेसिंग में हर कंसल्टेंट अलग अलग रखता है। अब जैसे हम लोग ने भाई एडमिशन चार्जेस भी उसमें दिया है, फिर ठीक है वीजा चार्जेस भी उसमें दिया है, हमारी कंसल्टेशन चार्जेस भी उसमें है, और साथ में तुम्हारा इनविटेशन लेटर, ठीक है? और एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, एपोस्टाइल, ये सब चीजें तुम्हारी यहाँ पे होती। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, ये मत सोचना कि 6 साल का पूरा जो चीज है वो इसी में इंक्लूडेड है, नहीं भाई। यही तुम्हें यहाँ पे कंसल्टेंट स्कैम कर देता है बहुत सारे, ठीक है? मैं तो जैसे अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि भाई ये सब चीजें यहाँ की है। अब तुम बोलोगे भैया वीजा यहाँ ले लिया, भाई वहां पे 6 साल का वीजा का अलग तुम्हें देना है, वो वीजा का कौन देगा? तो वो तुम्हें देना है, ये कैलकुलेट नहीं करते तुम। तो ये सब चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? बट अब यहां बोलोगे, अब तुम सोचोगे कि भैया इंडिया में कोई तुम्हें बता दे कि कितना है वीजा का, तो भाई हर सिटी टू सिटी, हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है वीजा चार्जेस। और जो तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस है, बायोमेट्रिक है, मेडिकल है, ये जो 4-5 चीजें हैं, ये सब जब सिटी जाओगे तभी पता चलता है, ठीक है? ठीक है? अब मैं जैसे प्रोसेसिंग के आगे आगे बता रहा हूं, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में आऊंगा, ठीक है? तो मैं जो क्या चीज क्या होती है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तो प्रोसेसिंग चार्जेस में ये सब इंक्लूडेड रहता है, ठीक है? और अब इसमें भाई तुम बोलोगे जो यहाँ पे डॉलर वाली फीस है, अब इसमें जो मेडिकल है 6 साल का वीजा, 6 साल का तुम्हारा बायोमेट्रिक्स, ये सब तुम्हारा डॉलर वाली फीस में इंक्लूडेड रहता है इसमें। बट जो
रूबल वाली फीस होती है, जहाँ रूबल वाला जो तुम्हारा है, या जहाँ पे जॉर्जियन में तुम अपने पैसे दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, या उज्बेकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम उन्हीं की करेंसी में दे रहे हो, सोम में, तो वहाँ पे डिपेंड कर जाता है। वहाँ पे तुम्हें पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा कॉलेज था, मेरे में डॉलर में था, तो मैंने कभी वहाँ पे वीज़ा का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिया, ठीक है ना। मैंने वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस का अलग से चार्जेस दिया, ना मैंने बायोमेट्रिक्स का अलग से दिया। मेरे कॉलेज की फीस में जो डॉलर में था उसी में इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये डिपेंड कर जाता है रूबल वाले कॉलेज में और जो डॉलर वाला कॉलेज है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे भैया वो पता कैसे लगाएं, तो भाई वो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। जो वीज़ा चार्जेस होते हैं, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे मेरे को इंडिया में तो वीज़ा बोल रहे हैं 2000 में, 3000 में, तो भाई वो सब नहीं होता है, वो सब टूरिस्ट वीज़ा होते हैं। रशिया के वीज़ा 7 से 8 प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मापासा वीज़ा, जो भी भाई बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तुम बोलो हम खुद से लगवा लेंगे, नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक आता है, ठीक है। और अगर लगवाना भी है तो खुद से एक बार ट्राई कर लेना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट लोग इस पे बोलते हैं कि भैया आप तो ज़्यादा ले रहे हो, मेरे को ही बोलते हैं। मैं बोला भाई जो फीस है वीज़ा की थी वो तो मैं लूंगा ना यार उसमें, और जितने भी हैं वो लेंगे। यहाँ पे कोई झोल नहीं करता है, 1-2 हज़ार के ऊपर नीचे करते हैं। बट जो बेसिक वीज़ा का कॉस्टिंग लोग लेते हैं वो 20,000 से 30,000 के बीच में लेते हैं, ठीक है। हर किसी का वीज़ा का चार्जेस इसके अराउंड होता है, 20 से 25, 30, 35 मैक्सिमम इतना ही रहता है, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है 1 महीने का है, 3 महीने का। जैसे यहाँ से जब तुम रशिया जाओगे तो स्टार्टिंग में 1 महीने या 3 महीने का वीज़ा लगता है, फिर उसके बाद तुम्हारे साल भर के लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे 1 साल का वीज़ा एक साथ लगेगा, फिर दूसरे साल का वीज़ा एक साथ लगेगा, ऐसे होता है। और जो इंटरनेट में प्राइस आता है वो 15 डेज, 28 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे आता है। तो वो डिपेंड, उसको उससे मत तोला करो कि हाँ भैया ये है वो है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने बोली, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस भाई कोई यूनिवर्सिटी 6 साल का एक साथ करवा के देती है, कुछ में तुम्हें वहीं जाके रीन्यू करवाते रहना है। जैसे मैं था, हमारे में डॉलर के प्राइस में इंक्लूडेड था वो, तो जो मतलब यूनिवर्सिटी की फीस थी उसी में इंक्लूडेड था, तो उनने 6 साल का करवा के दिया था। बट हर कॉलेज में नहीं होता है इंश्योरेंस का, तुम्हें अलग से अलग वहां जाके देना पड़ता है। वो कौन देगा? अब तुम बोलोगे भैया वो उसका क्या प्राइस है, तो वो वहां की जो यूनिवर्सिटी है और जो वहां की रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करती है कौन सा बच्चे को देना है, और वहां की जो गवर्नमेंट मैक्सिमम यूज करवाती है, ठीक है। तो जो भी, जैसे मेरे यहाँ पे अल्फा बैंक का था, ठीक है, या कोई और बैंक का था, हर कोई अलग अलग प्रोग्राम कॉलेज में आते हैं, डीन को ऑफर किया जाता है यहाँ पे कि बच्चों को कौन सा इंश्योरेंस करवाए। तो उस बेसिस पे हर किसी की इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट कॉलेज का, हर किसी का सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे भूल जाना, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे LIC है या कोई दूसरी भाई फाइनेंस वाली कोई कंपनी है जो अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग कंपनी अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें अलग अलग कवरेज होते हैं, ठीक है। तो उस समय तुम्हें ज्यादा नहीं घुसना, जो वहां पे चलता है वही उसका तुम्हें पैसे देने हैं। तीसरा बायोमेट्रिक्स। भाई बायोमेट्रिक्स का पैसे लगते हैं। बायोमेट्रिक्स मतलब वहां पे जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। पहले इन सब का चार्जेस नहीं लगता था, बट आज के टाइम पे फिंगर प्रिंटिंग का लगता है। ये कब शुरू हुआ? बच्चे बोलते भैया ये तो था ही नहीं। ये भाई जब मैं 4th ईयर में था तब से शुरू हुआ था, मतलब आज से 4 साल पहले, 4 नहीं 3 साल पहले, 4th 5th 6th, हाँ मतलब 4 साल हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारी डेक्टाइलोग्राफी प्लस बायोमेट्रिक्स होता है, जो तुम्हारे इमिग्रेशन और पुलिस स्टेशन में होता है, ठीक है। तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा, वहां तुम्हारे फिंगर प्रिंटिंग टच होते हैं, तुम्हारा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। वो क्यों होता है? वो वहां की स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री, कॉलेज और जो रशिया का ऑफिशियल पोर्टल है, माबासा का जो पोर्टल है, माफासा, हाँ माफासा है, माबादा है करके जो है, वहां पे रजिस्टर्ड होता है। तुम कल के चलते कोई भी जो तुम्हारा नाम और पासपोर्ट नंबर है ना, वो उसको उससे फिंगर प्रिंटिंग से अटैच करते हैं, ठीक है। ये होता है उसमें भाई। जैसे मेरे टाइम में उस टाइम 7,000 8,000 ऐसे लगते थे, आजकल तो 10,000 तुम मान के चलो। और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट, मैं अपने औरंगबाग रीजन का बता रहा हूँ, हर जगह जो भी गवर्नर है, जैसे वहां का जो मेयर, जैसे औरंगबाग का जो मेयर है, उसने औरंगबाग में अलग प्राइस फिक्स कर रखा था, ठीक है। अब मैं जैसे मुरमांस गया था तो वहां पे सस्ता था, वहां पे 5,000 का था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वहां का वो मेयर है उसने कम प्राइस कर रखा था। तो सिटी टू सिटी वेरिएट करता है बायोमेट्रिक्स और डेक्टाइलोग्राफी का प्राइसिंग। तो ये तुम कंसल्टेंट को नहीं बोल सकते अरे भैया फलाना की यूनिवर्सिटी में ये नहीं, भाई हर सिटी में अलग है। हर सिटी में कहीं पे तुम्हें 20,000 के ही मिलेंगे, कहीं तुम्हें 2,000 के ही मिलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सिटी कौन सी है, और डिपेंड करता है वहां का जो मेयर है उसने क्या प्राइसिंग सेट कर रखी है, जो भी है, ठीक है। मतलब इसको ऐसा मान लो कि जैसे राशन है, तो किसी सिटी में महंगा मिल रहा है, किसी में सस्ता मिल रहा है। पेट्रोल है, कहीं थोड़ा महंगा 1-2 रुपए ज्यादा है, कहीं कम है। तो इसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वहां ऐसा है वहां ऐसा है। टैक्सेशन उन सब के चक्कर में वो लोग प्राइसिंग ऊपर नीचे करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया बायोमेट्रिक्स। अब ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो वहां पे हर जगह रहता है। जैसे कल के चलते तुम इमिग्रेशन में घुसते हो ना एयरपोर्ट में, तुम्हारा जैसे पासपोर्ट नंबर डालेंगे वहां पे पुलिस स्टेशन, तुम्हारा भाई हाई कोर्ट जज जो भी है ना, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। तुम कहाँ पैदा हुए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ का तुम्हारा मेडिकल है, कहाँ तुम कितने साल से पढ़ रहे हो, सब कुछ तुम्हारी डिटेल पूरा चिट्ठा एक बार में आ जाता है। पहले भी तुमने ऑफेंस किया है कुछ, तुम डिपोर्ट हो चुके हो नहीं हो, तो उन सब के लिए ये डेक्टाइलोग्राफी और बायोमेट्रिक्स होता है जो तुम्हें नहीं पता, और ये हर साल होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एक साल के लिए पूरा 6 साल चल जाएगा, नहीं भाई, हर साल होता है ये। ठीक है, अब तीसरी चीज यहाँ पे मेडिकल चेकअप। ठीक है, अब मेडिकल इंश्योरेंस अलग है। ये मेडिकल इंश्योरेंस किस लिए होता है, कल के चलते तुम वहां बीमार हो गए, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो वहां पे भाई बीमार हो गया था, या उसको कल के चलते कुछ ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो इन सब का जो कॉस्टिंग होता है, ईसीजी का जो बेसिक है, वहां पे हर चीज तुम्हारा फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब इसी के अंडर में होता है। जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल होता है, तुम्हारा ईसीजी होगा, कल के चलते तुम्हारा ऑपरेशन, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को भाई, किसी को स्टोन हो गया था, किसी को भाई सीजर्स आ जाते हैं, तो उनका ईसीजी होना है, उनका पूरा बॉडी का चेकअप होता है, तो भाई महंगे होते हैं सब टेस्ट। तुम यहाँ जाओगे फ्री का नहीं होता ना, जैसे यहाँ पे भी एक्सरे होता है, तुम्हारा एमआरआई होता है, तो इन सब का जो कॉस्ट है अलग से नहीं देना है, ये सब इस मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता है। अब ये जो मेडिकल इंश्योरेंस, ये डिपेंड करता है भाई कॉलेज पे, इसमें किसी को नहीं पता होता है कि तुम्हारा किस टाइप का मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है, बट जनरली जो मेडिकल इंश्योरेंस सबका होता है वो थोड़ा महंगाई वाला होता है, जिसमें सर्जरी वगैरह कवर्ड होती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, मतलब बहुत तो नहीं थे, जो भी एक दो थे भाई जूनियर, जिनकी सर्जरी हुई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी वहां पे। अब ठीक है, अब या वहां ये मत सोचना कि भैया वहां तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां फ्री होना चाहिए, नहीं भाई, हम लोग फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, वहां फ्री नहीं होता है, हर चीज को फ्री इंडिया फ्री दे रहा है, तो हर कंट्री फ्री नहीं देती है। इन सबको थोड़ा तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। अब इसमें क्या चीज इंक्लूडेड नहीं होती मेडिकल इंश्योरेंस में, तो ये मैं 2 बता देता हूं। एक HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, B-C, ठीक है, B-C-D, A और E जो है वो तुम्हें पता है फीको और ओरल रूट से होता है, गंदे खाने गंदे पानी से, इतनी तुम्हें बुद्धि होगी मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो। BCD है वो तुम्हारी किससे होती है, इन्फेक्टेड नीडल, सेक्सुअल रूट, इन सब से, ये भी तुम्हें पता होगा। तो इन सब की जो दवाइयां हैं, वहां का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा महंगा आता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, साथ में कैंसर्स वगैरह कुछ हो गए, या HIV तुम्हें हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, तो इन सब चीजों में क्या करते हैं वो लोग, तुम्हें इंडिया भेज देते हैं। ठीक है, डिपोर्ट कर दे, डिपोर्ट बोल लो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम फेल हो गए हो, बट वो लोग डिपोर्ट क्यों करते हैं तुम्हें, वो डिपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि भाई तुम अच्छे से इंडिया में ट्रीटमेंट लेके आ सको। क्योंकि जो ये है ना तुम्हारी ट्यूबरकुलोसिस, HIV की दवाइयां बहुत महंगी हैं। तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हें लगता है बहुत सस्ती होती होंगी, बट तुम बाहर जाओगे ना, तो भाई ये पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, HRZD का कॉम्बिनेशन चलता है टीवी में, जो तुम्हें नहीं पता होगा। तो प्रीटोमेलिड, बेडाक्विलिन, ठीक है, और फिर पायराजिनामाइड हो गई, आइसोनियाजिड हो गई, इथैम्ब्यूटोल हो गई, ठीक है, फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स कुछ कुछ हो गई। इन सब का एक एक दिन का ट्रीटमेंट ना 50,000 से 60,000 तक जाता है गवर्नमेंट का। मैं यहाँ कॉलेज में हूँ ना, एक एक मेडिसिन का प्राइस तुम देखोगे ना, और तो पता चलेगा तुम्हें। टीबी का ट्रीटमेंट वैसे 6 महीने से लेके 12 महीने 18 महीने तक जाता है। तो इसलिए वो लोग भाई, इतना बच्चे का खर्चा हो यहाँ तो वो पैसे में डूब जाएगा पूरा, इतना वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इंडिया में जाओ, अपना वहां अच्छे से ट्रीटमेंट लेके आओ। ऐसे जो कैंसर हो गया, डॉल्टेग्रेविर, ठीक है, फिर एबा का, फिर जो भी देते हैं, TLD का कॉम्बिनेशन रहता है, टेनोफोविर और लैमिव्यूडिन, इन सब का। तो ये सब भाई वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है मुझे नहीं पता, बट TLD का इंडिया में कॉम्बिनेशन चलता है अगर एडल्ट पॉपुलेशन है। तो ये सब तुम इंडिया में आके करवा सकते हो। यहाँ पे इंडिया में भाई तब भी बहुत रिलैक्सेशन है, फीस वगैरह नहीं लगती इतनी, अलग से भाई पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो तुम्हें वही बोलते हैं कि अपना पहले वहां जाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, जब तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तब तुम रशिया आओ, फिर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखो। अब इनका जो पैसा है, जो बीच का, जो जैसे मैं बोलता हूं ना कि बच्चे वन टाइम क्यों नहीं देना चाहिए, ये इसी रीजन के चक्कर में नहीं देना चाहिए। क्योंकि गलती से तुम्हारा अगर भाई पैसे तुमने पूरे दिए हैं, तो यहाँ तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा ईयर तो काउंट कर लेंगे और प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। इसलिए डोंट गो फॉर वन टाइम पैकेजेस इन एनी रशियन यूनिवर्सिटी। पर ईयर वाले पैकेजेस लो, वन टाइम वाले मत लो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हो गया तो तुमको फीस नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि अगले साल आओगे तो वही फीस में कर लोगे, वो लोग काट लेंगे, उस जितने साल के लिए जाओगे उतने साल काट लेंगे। ठीक है, सब बोलते हैं कि दे देंगे, कोई नहीं देता है भाई। आजकल ये दुकान में जाओ, तुम कपड़े लेके आओ, उसमें 2 दिन बाद कपड़े दे दो कि मेरे को दूसरा चाहिए, वो एक्सचेंज नहीं करते तो वो तो फिर यूनिवर्सिटी है भाई, वो कहाँ से एक्सचेंज कर देगी। यहाँ पे बच्चे मुंह चलाते कंसल्टेंट से, अरे उनने पैसा खा लिया, अरे नहीं खाया भाई, नहीं देता है यूनिवर्सिटी। इंडिया जैसे कुछ भी भेड़ बकरियों जैसे नहीं होता है कि हाँ भाई कोई भी है लेट फीस हो रहा है, ये हर चीज में प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं वहां पे। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें तो क्या हो गई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। जहां रूबल वाली फीस है वहां हर साल का मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, तुम्हें करवाना है। बायोमेट्रिक्स तुम्हारा हर साल का लगता है, करवाना है हर बार। अब यहाँ पे मेडिकल चेकअप, बच्चे बोलते हैं भैया मेडिकल चेकअप का अलग से पैसा क्यों ले रहे? भाई मेडिकल चेकअप मेरे यूनिवर्सिटी में 3 बार होता था, ठीक है, और रूबेला का कई बार होता था, रूबेला हो गया, मीजल्स हो गया, वहां होता रहता है क्योंकि तुम हॉस्टल में रहते हो। एक बच्चे को मीजल्स हुआ तो पूरे हॉस्टल को मीजल्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीजेस में आता है, ये तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा। रूबेला हो गया कम्युनिकेबल डिसीजेस में आता है, चिकन पॉक्स, वहां पे ऐसा नहीं कि इंडिया जैसे क्रीम लगा के चिट्ठे में धूप में बिठा दिया, ये नहीं होता है भाई, वहां पे आइसोलेट कर देते हैं। वहां पे इन्फेक्शन डिपार्टमेंट एक अलग से फील्ड है, जैसे अपने यहाँ पे डर्मा का अलग ब्रांच है ना, तो वहां और फिर ऑर्थो का अलग ब्रांच है, तो वहां पे ऐसे ही इन्फेक्शियस डिसीजेस का एक अलग से ब्रांच है, टीबी का अलग से ब्रांच है, टीबी अलग है, इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट अलग है। तो जितने भी ये सब इन्फेक्शन होते हैं ना, उनके लिए सिटी से 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल बना रहता है। हमारी भी पोस्टिंग लगी थी, मेरी वीडियो देखना, उसमें इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट का दिखा होगा। पूरे लोगों को बंद कर देते हैं वहां पे कमरे में, ठीक है, जब ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाए, उससे दूसरी पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं पड़े। ये सब तुम कहां पढ़ोगे? ये तुम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो अपनी पीएसएम बोलते हैं ना इंडिया की बुक्स में, उसमें पढ़ोगे। ये सब इंडिया में भी है, बट इतना फॉलो नहीं होता है जितना कि बाहर के देशों में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। ट्यूबरकुलोसिस का अलग से डिपार्टमेंट होता है, 20-25 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर वहां का होता है। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा तुम्हारे सिटी में टीबी का डिपार्टमेंट है कहाँ, ट्रीट कहाँ करते हैं। टीबी का नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं रखते बच्चों को, ठीक है, अलग से होता है भाई। बहुत सारी चीजें जो तुम्हें नहीं पता, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगी, ठीक है। तो इन सब का अलग रहता है, ठीक है। फिर वहां पे साल में 2 बार भाई या 1 बार तुम्हारा फ्लोरोग्राफी होता है। फ्लोरोग्राफी क्या होता है? फ्लोरोग्राफी तुम्हारे टीबी के देखने के लिए होते हैं, टीबी के लेजन्स होते हैं, उनको गॉन फोकसेस बोलते हैं, ठीक है। और रैंक के कॉम्प्लेक्स या गॉन फोकस, वो तुम्हारे लंग्स में या कोई भी टीबी है वो देखते हैं। और वो वहां पे फ्लोरोग्राफी इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि इंडिया में, मतलब मैं एक स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। हमारे वहां पे रशिया में एक स्टूडेंट था, सीनियर था, उसको भाई 2nd ईयर में टीबी हो गई थी। अब कैसे हो ये नहीं पता, उसको एक लेजन फ्लोरोग्राफी में उसका बहुत छोटा लेजन उन लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। उनने बोला कि भाई तुम्हें टीबी है, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अब वो भाई उसको रिपोर्ट दी, ये सब दी, उसको नहीं दिख रहा। इंडिया में भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है। टीबी को लेके वहां बहुत सेंसिटिव है बाहर के देशों में, ठीक है। इंडिया में डॉक्टर को दिया, वो नहीं पकड़ पा रहा भाई। 1.5 साल बाद, 1.5 साल वो इंडिया में बैठा रहा, 1.5 साल बाद उसको भाई टीबी का लेजन जब इतना बड़ा हो गया, तब यहाँ के डॉक्टरों ने पकड़ा। तो सोचो इतनी तगड़ी सेंसिटिविटी है रशिया में टीबी को पकड़ने के लिए कि तुम्हारा 2 साल पहले उन्होंने टीबी का लेजन हड्डी में या कहीं पे भी पकड़ लिया, और उसको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे थे, नॉर्मल भाई एसिम्टोमेटिक पेशेंट था। कई बार नहीं आते हैं सिम्टम्स, नहीं तो ऐसे सिम्टम्स तो आते हैं टीबी के, नाइट स्वेट हो गया, ये सब भाई। तो ठीक है, तो ये सब इंडिया में इतने साल बाद उसको पकड़ा, तो उसके 3 साल ऐसे ही चले गए थे। तो ये सब चीजें कुछ कुछ देख रही है तुम्हें। इंडिया में भी जैसे किसी को टीबी हो जाती पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल इन सबको होता है, बट वहां पे हो जाता है तो ऐसे भेज देते हैं। इंडिया में तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब बहुत बीमार हो जाओगे 3-4 साल बाद, तब तुम्हें पता चलेगा। और ऐसे सबको नहीं होती है, जिनको होती है, मतलब पूरे बैच में से किसी एक को हो गई, निकल आई, ठीक है, ऐसा होता है। और तो ये सब चीजें होगी रेट्स के लिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस मैंने समझा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस समझा दिया, तुम्हें बायोमेट्रिक समझा दिया किसके लिए होता है। ये सब जो फीसेस हैं हर साल तुम्हें, पहले साल की तो इंक्लूडेड नहीं रहेगी प्रोसेसिंग में, उसका भी हम लोग अलग से लेंगे। किसका? बायोमेट्रिक्स, मेडिकल इंश्योरेंस, और साथ में तुम्हारा 1-2 चीजें और होती हैं, मैं भूल गया। बायोमेट्रिक्स, मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, और मेडिकल जो है तुम्हारा वीजा, ठीक है। ये सब का तो वीजा का तो फर्स्ट ईयर में उसमें हो गया, बट 2nd ईयर से अलग से तुम्हें देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में ही, उसके लिए जाना पड़ेगा। बट वहीं अगर तुम्हारा ये डॉलर वाला कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हें ये सब अमाउंट नहीं देना है कुछ, ये तुम्हारा फीस में इंक्लूडेड है, तो तुम्हारे फीस में शो नहीं करेगा, वो सिर्फ फीस दिखाएगा। जैसे मेरे कॉलेज की फीस थी $6,000 पर ईयर, विद मैस नहीं, विद हॉस्टल्स, और साथ में जितनी भी चीजें अदर 6 साल के लिए पूरा इंक्लूडेड है। तो 6 $36,000 पूरा, इसमें तुम्हारा हॉस्टल भी इंक्लूडेड रहता है और बाकी सब चीजें तुम्हें अलग से नहीं देना। बट अगर तुम यहाँ, हाँ, बायोमेट्रिक्स का हर साल अलग से देना पड़ेगा। बायोमेट्रिक एक क्या कौन करवाता है? अब बायोमेट्रिक्स यहाँ 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जो कॉलेज का होता है, ठीक है, एक होता है जो हॉस्टल में तुम्हारा सिर्फ फेस का होता है। अभी इस साल के सेशन में जब मैंने एडमिशन करवाया, एक अंकल बोलते हैं कि बेटा बायोमेट्रिक्स तो हमारे फैक्ट्री में भी होता है, हमारे यहाँ पे, उसमें तो सिर्फ मुंह का वो स्कैन हो जाता है, तो उसमें क्या पैसा लगेगा? मैं बोला यार अंकल, आपका बायोमेट्रिक्स इंडिया वाले से उसको क्यों मैच कर रहे हो आप? जब आपको कुछ प्रोटोकॉल्स पता नहीं है तो इतना मुंह क्यों चला रहे हो अंकल जी?
मेरे को भाई उनने इतनी गालियां दी ना, अरे तुम तो बेटा लूट रहे हो बायोमेट्रिक्स के, हमको नहीं पता, हमने भी पीएचडी करी है, ये करी। अरे मैं बोला अंकल जब नहीं पता, जब आपने वहां जाके नहीं देखा तो मेरे से क्यों मुंह चला रहे हो? एटलीस्ट वहां के स्टूडेंट से पूछो। फिर उनको किसी ने बताया तब बोला अरे बेटा सॉरी मेरे को नहीं पता था। मैं बोला तो यही तो अंकल समझा रहा था ना मैं आपको इतने टाइम से, बायोमेट्रिक्स इज नॉट जो तुम वहां पे देख रहे हो, जो हमारे इंडिया में होता है कि जिम जा रहे हैं वहां पे भी बायोमेट्रिक्स थंब चिपका के भाई एंट्री हो गई, वो नहीं होता बायोमेट्रिक्स भाई। वहां के हिसाब से बायोमेट्रिक्स अलग चीज होती है, ठीक है। तो वहां पे बायोमेट्रिक्स एक डेक्टाइलोग्राफी को ही बोलते हैं जो पुलिस करवाती है। एक बायोमेट्रिक्स वगैरह तुम्हारा कहाँ मेडिकल चेकअप क्या होता है? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में तुम्हें एक यूनिवर्सिटी का खुद का मेडिकल चेकअप होता है, और एक मेडिकल होता है साल में एक बार जो तुम्हें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाके करवाना होता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहाँ? वो तुम्हारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है वो करवाती है, ठीक है। उसमें भी तुम्हें ही पैसा देना है। वो हर साल का 10,000 या 15,000 डिपेंड करता है। मेरे टाइम में 7,500 था, 6th ईयर तक आते आते 8,000 हो गया था, तो अभी के टाइम पे 10,000 हो गया होगा, ठीक है। और हर सिटी टू सिटी वेरिएट करता है। मैंने काबाडीनो का पूछा था तो वहां पे 12,000 से 15,000 के बीच में मुझे किसी ने बताया था। अब ये सही है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट हर सिटी का मुझे नहीं पता। मैं मुरमांस गया था, वहां पे 4,500 या 5,000 रूबल लेते हैं जो तुम्हारा मेडिकल होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट माइग्रेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा थोड़ा सिटी के में अंदर ही रहता है। बट वहां पे तुम्हें सिर्फ इंडियंस नहीं मिलेंगे, वहां पे तुम्हें कजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, जॉर्जिया के, वहां के टूरिस्ट हो गए, टूरिस्ट तो नहीं जो वहां पे रह रहे हैं, माइग्रेंट्स रह रहे हैं या फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो सब तुम्हें वहां पे मिलेंगे, ठीक है। उनका पूरा ब्लड टेस्ट से लेके लिवर टेस्ट और कहाँ कहाँ का ईसीजी ऊसीजी सब होता है। तो इतने सारे टेस्ट तुम्हें वहां होते हैं, वो लोग बहुत सेफली चलते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हें समझना है, इन सब का कॉस्ट भी जोड़ना, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब ये सब तो भाई मैंने फीस का बता दिया। अब जो ये मैंने रूबल वाली फीस का बताया। अब जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट का मेडिकल टेस्ट है, जो तुम्हारा कॉलेज का मेडिकल टेस्ट है, ये दोनों जगह होता है। अंतर कहाँ आएगा? वीजा हर साल का, मेडिकल इंश्योरेंस और तुम्हारा बायोमेट्रिक्स, ये जो 3 चीजें ये तुम्हें रूबल वाली यूनिवर्सिटी में देना है। बट जो डॉलर वाली यूनिवर्सिटी वहां पे तुम्हारा इंक्लूडेड होगा इन द पैकेज, बट यहाँ पे तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं होता है पैकेज में, ठीक है। ये चीजें तुम्हें समझनी है। अब प्रोसेसिंग चार्ज मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज जो तुम्हें देनी होती है ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जिसको हम वन टाइम चार्जेस या ओटीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये किस लिए होता है? तो भाई ओटीसी जो कुछ है वहां पे तुम 6 साल की एफएमजी कोचिंग लोगे, उसके लिए होता है। वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? हम। वहां पे तुम्हारा मेडिकल कार्ड, ठीक है, मेडिकल बुक मेरे पास है यार, अगर होगी तो मेरे उसमें रखी हुई है, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखी हुई है। मेडिकल एक बुक बनती है, ठीक है। और तुम्हारे ग्रीन रंग के कार्ड बनते हैं। वहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड जैसे होता है वो हरे रंग का एक कार्ड बनता है, वो लाइब्रेरी कार्ड हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी के रजिस्ट्रेशंस हो गए, और तुम्हारे सिम क्या हो गया, एयरपोर्ट वगैरह का जो ट्रांसफ़र हो गया है वो अगर तुम्हें लेके आया जा रहा है, प्लस 2-3 दिन का जो स्टार्टिंग में तुम्हें खाना खिलाया जाता है वो, प्लस कॉलेज को भी कुछ अमाउंट जाता है। तो ये सब चीज़ें ओटीसी में इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए बार बार मत पूछो भैया ये तो आपने इसमें लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो ये सब ओटीसी में इंक्लूडेड होता है। ये सब तुम्हारा 6 साल का तुम्हारी जो देख रेख हम लोग करते हैं उसके लिए भी तो अमाउंट लगता है ना चाचा मेरे, तो वो अमाउंट ओटीसी में कवर होता है। उसके लिए मैं अपने कंसल्टेंसी फीस में से थोड़ी ना निकाल के दे दूंगा तुम्हें। खुद सोचो ना, तुम्हारी देख रेख कौन फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं वहाँ पे लोग। इतने लोग अपॉइंट हुए हैं, उनको सैलरी देना, उनको हर चीज़ देना। तो कॉलेज वगैरह के उसमें नहीं होता है, कॉलेज वाले अपॉइंट कर देते कि हाँ भाई तुम इनको सैलरी तो ये देखेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है और ये सब होता है जो यूनिवर्सिटी के साइड से ही। अब बोलते भैया ओटीसी तो कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, कोई कॉलेज लेता है कोई नहीं लेता है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पे, ठीक है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तो ले रहे हैं। पिछले साल जब नॉर्दर्न स्टेट का कांड तुमने सुना होगा कि नॉर्दर्न स्टेट में थोड़ी दिक्कत हो गई, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया है, तब वहां पे ओटीसी लेना कैंसिल कर दिया था। बट अब फिर से शुरू हो गया है वहां पे भी। जो नहीं ले रहा है वो मुझे नहीं पता कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, बट जो वहां की सर्विसेज देने का होता है या जो भी चीजें होती वो सब ओटीसी के अंडर में आता है। तो एक तुम्हारा प्रोसेसिंग चार्ज, एक तुम्हारा ओटीसी, तीसरा तुम्हारा लगता है फ्लाइट चार्जेस। अब बोलोगे भैया फ्लाइट चार्जेस क्या होता है? तो भाई फ्लाइट चार्जेस तुम्हारा जो फ्लाइट करते हो तुम वन टाइम की, ठीक है, राउंड ट्रिप नहीं होती इसमें इंक्लूडेड, वन टाइम की। अब बहुत सारे लोग लिखते हैं एज पर यूजुअल, बट मैं सही बताऊं भाई 50 to 60 प्लस 70,000 इतने में लग जाती है। अब तुम बोलोगे भैया जब हम एडमिशन कर रहे होंगे तब तुम लोग चेक करते हो, तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज चलता है ना, क्योंकि बच्चों का। यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई उसी टाइम चेक करेंगे, अरे भैया यहाँ पे तो 20,000 दिखा रहा है, भैया इतनी सस्ती, आप इतना महंगा क्यों लग ले रहे हो? तो मेरे चाचा
स्टूडेंट्स जाते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और लाखों स्टूडेंट रशिया ट्रैवल कर रहे होते हैं। फ्लाइट होती है रोज की 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो जब तुम अपने फरवरी में या मार्च में उस टाइम फ्लाइट देखोगे, या अप्रैल में, मई, जून, इन सब में देखोगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रैवल नहीं करते हैं। ठीक है, अगस्त के मतलब 20 अगस्त से लेके 25-30 अगस्त यहां से तुम्हारे बच्चे जाना रशिया में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन आता है ना, वो यहां से आता है। जो फ्लाइट तुम्हें 20,000 की दिखाएगी, वही तुम्हें 50, 60, 70 दिखाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे बुकिंग के टाइम पे तो दिखाएगा कि हाँ 34,000 राउंड ट्रिप, 30,000, 40,000 मैक्सिमम। बट जब तुम बुकिंग करते करते आखिरी में पहुंच जाओगे, जब लेने की बारी आएगी, तब तुम खट्टे से बोलेगा प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20,000, प्राइस इज इंक्रीज बाय 14,500। तो वो कौन लाएगा? वो भी तो तुमको ही देना पड़ेगा। तो प्लीज यहाँ पे अपना दिमाग ना लड़ाएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि भैया हम देख रहे हैं यहाँ फ्लाइट सस्ती है। एक अपना वीजा में दिमाग मत दौड़ाओ। अगर तुम्हें यही सब तुम्हें शक लगता है कि इंसान ज्यादा दे रहा है, तो भाई वीजा प्रोसेसिंग ये सब खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम बोलते हो भैया इतना नहीं लगता, भाई दिल्ली जाके देखो तो वहां पे वीजा के लिए लाइन लगती है वहां पे। ठीक है, अब एक और इस साल मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने वीजा दिया, बच्चे बोलते भैया वीजा का आपने दे दिया, हमें नंबर दो, आप हमें नंबर दो, वीजा की एप्लीकेशन नंबर होती है वो दो। भाई वीजा के फाइल करने के भी भाई तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन दे देना, एक होता है एजेंट के थ्रू वहां जाके देना या किसी से डलवाना। अब रशिया के इतने वीजा लगते हैं, तो वहां के पर्टिकुलर एजेंट्स बने हुए हैं वीजा जो संभालते हैं, जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, उन लोग की भाई जितने भी कंसल्टेंसी होती है या ये जितने भी तुम्हारा वीजा का डिपार्टमेंट होता है, इन सबसे पहचान होती है। तो ये लोग हैंड में लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें काम जल्दी हो जाता है। तो इसमें तुम्हें एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं मिलता है, वहां से उन लोग मतलब दलाल टाइप के जो बोल लो उनको दो, जल्दी वीजा दे के जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। अब तुम यहाँ बोलो भैया एप्लीकेशन नंबर दे दो, मेरे को चेक करना है मेरी एप्लीकेशन कहाँ पहुंची। अरे भाई ये सब नहीं होता है, ये सब जब ऑनलाइन लगाते हो तुम तब होता है। जैसे मैं अभी कहीं घूमने जाऊंगा, जैसे मैं अभी फॉरेन जाऊंगा, वहां पे मैं वीजा अप्लाई करूंगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर आती है। भाई नॉर्मली में जो एजेंट जाके देता है उसको नहीं मिलता है, उसको पता रहता है ये सब अमाउंट है। ठीक है, समझे? अब जैसे तुम कोई दूसरे देश में जाके सोना चांदी ले रहे हो, वहां तुम्हें बिल देंगे जो भी देंगे। बट जैसे मेरे यहाँ का भाई तनिष्क है, यहाँ का कोई समदर्दिया ज्वेलर्स या कोई भी है, मुझे पता है वो क्या है, मैं उनसे बिल लूँ ना लूँ, वो मेरे को नॉर्मल बना के देगा, मैं जैसे तैसे चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। बट बाहर जब जाओ तो वैसा नहीं होता है ना। तो इसको वैसे समझो, एक मेरे जाके लेना अलग है और किसी को भेज के दिलवाना अलग बात होती है। ठीक है, तो जो जानकार होता है उसको पता रहता है कि आप आज पैसे दे दोगे, कल दे दोगे, तो वो एप्लीकेशन नंबर ये सब इतना नहीं करता है, बहुत स्मूथली काम हो जाता है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को ऐसे समझो। ठीक है, तो फ्लाइट चार्जेस हो गया, वो मान के चलो 50, 60, 70,000, जितना लेट करोगे उतना लेट जाती है फ्लाइट। तो जितने जल्दी दे दो उतना अच्छा पॉसिबल है। तो 50,000 इस बार तो मैंने मतलब मिनिमम 42,000 की फ्लाइट करी है। ठीक है, उसमें भी इतना नाटक किए भाई पेरेंट्स, अरे हम लोग को ये दे दो भाई इतना। अरे भाई ये सब नहीं होता है। तुम सोचो कि 42,000 में तुम्हें 50 kg के 2-2 बैग मिल जाए, ये हो जाए, नहीं होता है, नहीं होता है भाई। जब रियल में करोगे ना तब पता चलेगा। बट तुम सोचोगे यही 50-60,000 हर बार तुम्हें देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी जब गया था मेरा फर्स्ट टाइम ज़्यादा था, बट उसके बाद मैं हर बार जब आया हूँ तो मेरी राउंड ट्रिप 44,000, 45,000, 40,000 इतने की हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि मेरे समर हॉलीडेज मुझे पता रहता था कब, कि मेरे जून जुलाई में समर हॉलीडेज है, तो मैं टिकट जनवरी फरवरी मार्च में कर लेता था। सब बच्चे उस टाइम करके बैठ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो उस टाइम सस्ती मिलती है टिकट, तो कर लो। अभी जैसे मुझे अभी 1-2 जगह जाना है तो मैंने टिकट अभी कर ली। ठीक है, आज से 1 महीने पहले मैंने कर ली थी, मेरा 50,000 में सब हो गया। अब मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो वही टिकट मेरे को कितने की दिख रही है? 90,000 की दिख रही है। तो भाई ये होता है अर्ली बुकिंग और लेट बुकिंग करने का। ठीक है, अब बोलो तुम भैया कि आप पहले से सीट क्यों नहीं बचा लेते? तो भाई सीट कोई नहीं बचा सकता है ना मुन्ना मेरे। जब एडमिशन चलेंगे, जब तुम पूरा फीस दे दोगे, तभी तो मैं तुम्हारा, जब इनविटेशन आ जाएगा उसके बाद ही तो मैं तुम्हारा बुक करूंगा फ्लाइट। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा कुछ प्रोसीजर हुआ नहीं है, तुमने भाई कुछ अमाउंट मेरे को दिया नहीं है, तुम्हारी मैं फ्लाइट कर दूं। अब तुम यहाँ मेरे को पेरेंट्स भाई यहाँ पे जो मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं अरे सर हम लोग पैसा लेके भाग रहे हैं क्या, अरे सर हम लोग ये कर रहे हैं क्या। मैं बोलता हूँ मेरे को उससे मतलब नहीं है, तुम पैसा लेके भागो, तुम्हारे पास है नहीं है। स्टूडेंट इतना प्रोसेस कर चुका है, अगर इसके बाद आप लोग बोले कि हम लोग नहीं कर सकते आगे, आप हमारा पैसा रिटर्न कर दो, तो मैं कहां से कर दूंगा भाई रिटर्न? मैंने फ्लाइट यहां बुक कर दी है जो नॉन रिफंडेबल होगी, है ना। तुमने पैसे दिए भी नहीं तो घाटा तो मेरा हो जाएगा ना। तो प्लीज पेरेंट्स से मेरी बहुत बड़ी
विनती है इस बार भाई, मतलब मैं इतने भाई अजीब से पेरेंट्स कुछ कुछ होते, बच्चे भी अजीब सी बातें करते हैं कि भाई साहब भैया आप अभी कर दो और हम लोग दे देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है ना, पहले देना पड़ेगा अमाउंट, तब मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट करूंगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि भैया आप लोग को पहले से नहीं पता होता कि कितने बच्चे जा रहे हैं कितने, भाई जब एडमिशन ही इतने टाइम पे चल रहे हैं, ग्राहक ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनका प्रोसेस होता जा रहा है फुल, उन्हीं का तो बैच बनेगा, उन्हीं का तो मैं बच्चे को आगे भेजूंगा, अपने आप थोड़ी ना टिकट बुक करवे के सामने से भेज दूंगा। आज से 5-6 महीने बाद क्या होने वाला है, तुम कहाँ जाने वाले हो, मुझे पता है क्या? तो थोड़ा सोच समझ के सब क्वेश्चनिंग किया करो मेरे से एडमिशन लेते टाइम। तो भाई एक तुम्हारा प्रोसेसिंग चार्ज, एक तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जिसको हम ओटीसी बोलते हैं, और एक होता है ओटीसी चार्जेस। ये 3 चार्जेस मेन होते हैं। इसके अलावा कोई तुमसे बोले कि कॉम्प्लायंस चार्ज कुछ कंसल्टेंसी लेती है, कंप्लायंस चार्ज हॉस्टल के अलग से, या तुमसे ट्रांसलेशन के नाम पे मांगा जाता है, तो ये सब गलत चार्जेस हैं, ये सब फालतू हैं। ये सब जो बहुत ही पुअर और लोकल कंसल्टेंट होते हैं वो मांगते हैं, नॉर्मली पब्लिक जो है नॉर्मल कंसल्टेंट वो नहीं मांगता। जैसे मैं तो नहीं मांगता किसी स्टूडेंट से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं मांगी जाती है। तो ये सब चीज़ें, अब ये मैंने बता दिया तुम्हें जहाँ रूबल्स वाली यूनिवर्सिटी है। अब जो तुम्हारी ये वाली यूनिवर्सिटी कहाँ, तुम्हारी डॉलर वाली, यहाँ पे कैसा होता है, डॉलर वाली में तुम्हें डॉलर में प्राइस दिया होता है 1 टाइम पैकेजेस, कई जगह 2 टाइम, या कई जगह पर ईयर वाइज पैकेजेस। तो प्लीज़ गो टू पर ईयर वाले पैकेजेस। उसका रीज़न है कई बार तुम डिपोर्ट हो जाते हो, कई बार तुम्हें कुछ डिसीज़ हो गई या कुछ हो गई तो उसके चक्कर में डिपोर्ट, कई बार तुम पढ़ नहीं पाए, या कई बार जब 1 टाइम पे बच्चे पे कर देते तो उसमें थोड़ा हाईलाइटेड में आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी को तुम खुद सोचो, अगर 1 टाइम तुम पे कर दोगे तो यूनिवर्सिटी को फायदा रहता है कि हाँ कल के चलते तुम अगर पढ़ाई कम करते हो तो वो तुम्हें निकाल देंगे, और वो लोग ऐसी स्टूडेंट को देखते हैं जो पूरे बच्चे भाई जिनने पेमेंट दे रखी होती। इसके चक्कर में क्या होता है, लॉस तुम्हारा होगा, उनका तो फायदा है। इसलिए पर ईयर वाइज जाओ, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है? अब जैसे औरंगाबाद में मैं भी एडमिशन करवाता हूँ, बट मैं भी 1 टाइम ले सकता हूँ, बट मैं लेता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि प्लीज़ पर ईयर वाले पैकेज से ही जाएं, ठीक है? क्योंकि एक बार में पेमेंट कहीं नहीं भराई जाती है। वो होता यही है, कंसल्टेंट अपने पास रखता है पैसे जितने भी हैं, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे वो पैसे उनको देगा, उसको कहीं और लगा देता है, कल के चलते डूब गए तो तुम भी चले जाओगे। तो प्लीज़ डोंट टेक द रिस्क, और कई सारी बातें हिडन में रहती हैं इसमें। तो मेरी मानो तो पर ईयर वाला पैकेज जो है वही लो। तो ये हो गई इनकी। अब यहाँ पे हो गई दूसरी बात हॉस्टल की, ठीक है? तो हॉस्टल्स भाई जितने भी जगह आजकल हैं, जितने भी जगह हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे कुछ जगह जैसे अभी भी मारी हो गया या औरंगाबाद हो गया, यहाँ पे हॉस्टल्स भाई फ्री ही हैं, ठीक है? मतलब एक कंपनी के हॉस्टल्स होते हैं और एक होते हैं नॉर्मल हॉस्टल जो गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट वाले फ्री हैं। अभी मैं भी मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में 5th ईयर में चला गया था, वो पूरे फ्री रहते हैं, ठीक है? और जो मेरे प्राइवेट हॉस्टल है वहाँ पे भी कुछ फ्री रूम्स होते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल वाले जो रूम होते हैं वो भाई तुम्हारे 5,000 से 10,000 के बीच में वेरिएट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने तुम रूम ले रहे हो, कितने नंबर ऑफ पीपल तुम उसमें रह रहे हो। ये वाले रूम में खासियत क्या होती है कि इसमें अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम रहता है, ठीक है? और जो नॉन मेंटेनेंस रूम होते हैं इसमें सबका कॉमन वॉशरूम और बाथरूम होता है, जैसे कि नॉर्मल जो इंडियन हॉस्टल्स में नहीं होते पूरे में कि बच्चे एक साथ पूरे टॉयलेट कर रहे हैं, एक साथ भाई पूरे नहा रहे हैं, ये सब। तो ये सब चीज़ें होती हैं नॉर्मल फ्री वाले हॉस्टल्स, और इनमें डिपेंड करता है, ठीक है? और बाकी जो यूनिवर्सिटी है, जो ये नॉर्मल वाली जो रूबल्स वाली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल का अलग से देना पड़ेगा, ठीक है? हॉस्टल के चार्जेस भाई फर्स्ट ईयर में तो नहीं होते इंक्लूडेड, ठीक है? अगर किसी का होता है तो वो मेंशन करता है, बट तुम्हें वहीं जाके देने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तीसरी बात आ जाती है कि भाई बच्चों को कौन सा अमाउंट कहाँ देना है। तो नॉर्मल सी बात है, जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो तुम्हें इंडिया में देनी रहेगी। पहले बच्चे करते थे ये कि भाई वहाँ जाके पैसे देते थे, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है आजकल, ठीक है? आजकल जो तुम्हारा एडमिशन लेटर है उसमें लिख के आता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर की फीस टू बी सबमिटेड इन इंडिया ओनली, ठीक है? अब वो फीस तुम कैसे सबमिट करोगे, उसके लिए मैं बैठा हूँ, जो तुम्हारा एजेंट है, कंसल्टेंट है, वो बैठा है, ठीक है? वो क्या करेगा, जैसे मेरे पास रूबल के अकाउंट, जैसे मैंने इस बार पूरे बच्चों की फीस इंडिया से भर दी थी फर्स्ट ईयर की, मेरे पास रूबल के अकाउंट है भाई, मैं रूबल आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है? ना मतलब दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। मेरा फोन वही है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता, ठीक है? तो बच्चों की फीस मैं फर्स्ट ईयर की यहीं से भर देता था, मेरे को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
अब दिक्कत उनको होती है जो कंसल्टेंट डायरेक्टली वहां पे काम नहीं करते या जो वहां पे पढ़े हुए नहीं है, जो बिल्कुल पुअर टाइप के हैं, उनको रूबल की दिक्कत आती है तो वो लोग दूसरों से मांगते तो वहां चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। बट मान के चलो रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, यहाँ तुम्हें फर्स्ट ईयर में मैनेज करना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर से तुम्हारी फीस वहाँ पे खुद तुम्हें सबमिट करनी है, जो रूबल वाली जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे, जो डॉलर वाली है वहाँ पे तुम्हें कंसल्टेंट को ही देने हैं पैसे। वहाँ तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं दे सकते। ये क्यों नहीं दे सकते, वो वहीं जाके पूछो, वो मेरे से मत पूछो। बट जो रूबल वाली यूनिवर्सिटी वहाँ पे पर फर्स्ट ईयर की तुम्हें इंडिया में भरनी है, तुम्हारा एजेंट भरेगा। जैसे मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊँ तो फर्स्ट ईयर की मैं इधर ही भरूंगा तुम्हारी, ठीक है। उसकी रिसिप्ट मैं तुम्हें दूंगा, जो कॉलेज भी देगा और मैं भी दूंगा। मैं जो दूंगा वो तुम्हें डायरेक्ट बैंक की जो रिसिप्ट है वो दूंगा, और जो कॉलेज देगा तुम डायरेक्टली कॉलेज में जाओ, बोलो कि हाँ भाई मेरा एजेंट ये था, कंसल्टेंट ये था, जैसे मेरा नाम लो, जैसा है उनने तुम्हारा वो कोड आ जाता है, वो लोग दे देते हैं यार, इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे तो ऐसे करके तुम अपनी कॉलेज की फीस यहीं से भर सकते हो, भरवा सकते हो, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में डॉलर कुछ लेके जाना होता है, ये सब, तो ये सब चीज़ें होती हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं भाई बता रहा था, ये तो मैंने तुम्हें पूरा प्रोसीजर बता दिया। अब जो मैंने यहाँ मेन चीज़ बतानी थी कि भाई तुम्हारी जो ये है तुम्हारी MBBS है, ये लोग बोलते हैं भाई 30 लाख में हो जाएगी या वो हो जाएगी, भाई तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर आता है उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसको कैलकुलेट करो। जैसे कि तुम्हें, जैसे मैंने इतने सारे चार्जेस बताए वीज़ा के वहाँ के, ठीक है, हर साल के 30-40,000 एक्स्ट्रा वहाँ लगते ही हैं, ठीक है। प्लस तुम एक महीने का अगर तुम लेके भी चलो 10,000 की मैं वहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक महीने का लेके चलो कि 10,000 में कर रहा हूँ, वहाँ पे 2 महीने की छुट्टी में तुम इंडिया आते हो, ठीक है। अगर नहीं भी जाते हो तो वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो तुम जनरली 6 साल के हिसाब से, अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारी मेस भी है, ठीक है, हाँ मेस का भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो प्रोसेसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव या OTC, फ्लाइट, इसके साथ एक मेस भी होता है। मेस हर जगह $1,200 या $1,500 होता है, और डॉलर का रेट जो करेंटली में HDFC बैंक के हिसाब से चल रहा होता है वही जितने भी कंसल्टेंट है वो लोग लेते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे लेते हैं। गूगल पे मत देखना कि भाई गूगल पे ये चल रहा है, गूगल वाले चार्जेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। गूगल अगर ये चीज़ तुम्हें टेस्ट करनी है तो भाई जब कभी रशिया जाओ या कोई भी कंट्री जाओ, वहाँ पे तुम्हें डॉलर चाहिए होंगे तो एयरपोर्ट पे जाना, उन लोग को बोलना कि सर ये मैं गूगल पे देख के आया हूँ, इतना रेट चल रहा है, आप मुझे उतना दे दो। वो लोग नहीं देते हैं भाई, बैंक के चार्जेस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्जेस, बहुत कुछ लगता है। तो रूबल हो गया या इंटरनेशनल कोई भी करेंसी हो ना, वो तुम्हें रेट टू रेट नहीं मिलता है कभी, उसमें चार्जेस कटते हैं। इस बार भी मेरे से पेरेंट्स इसी चीज़ में बहस कर रहे हैं कि यार सर आप इतना ले रहे हो। अरे भाई जो चार्जेस लगेंगे उसका तो भाई देना पड़ेगा ना तुम्हें, मैं कहाँ से तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगा पैसे यार। जो चार्जेस हैं बेसिक वो तो देना ही पड़ेगा। बाहर का इंसान इंडिया में आएगा उसको भी देने पड़ते हैं, तुमको अकेले नहीं ले रहे हैं, ये देना पड़ता है। और अगर तुम्हें इतनी है तो बैंक जाओ, बैंक से ले लो। ऐसे तुम यहाँ से जो डॉलर लेके जाओगे रशिया जाओगे, वहाँ पे भी कटता है, सेलिंग रेट अलग होता है, बाइंग रेट अलग होता है। ये सब चीज़ें तुम समझो, अगर नहीं आ रही तो यूट्यूब में कोई वीडियो देखो, सेलिंग रेट बायरिंग कितना होता है, रोज का आते रहते हैं ये सब, ठीक है। तो वो सब रहते हैं, तो ये सब चीज़ें। और अगर जो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा भाई अगर 20 लाख का कॉलेज है, जैसे भाई 21 लाख का कोई कॉलेज है, डिपेंड करो, ठीक है, तो 21 लाख में तुम्हारी ये सब जो फीस स्ट्रक्चर है, वो लोग जो कंसल्टेंट है वो बहुत चालाक है भाई, वो अपना दिमाग दौड़ाएगा। वो क्या करेगा, वो भाई अपना पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिखाएगा तुम्हें कि हाँ सर कॉलेज की फीस इतनी है, फर्स्ट ईयर का इतना है, आपको हमें इतना देना है, पूरी फीस जोड़ के बोलेगा कि हाँ ये आपका पूरा पैकेज है 6 साल का। बट इसमें उसने ये नहीं जोड़ा तुम्हारे हर साल के वीज़ा चार्जेस, हर साल का मेडिकल जो वहाँ करवाओगे, हर साल का डेक्टाइलोग्राफी जो करवाओगे, वह मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ का, फिर वहाँ का फ्लोरोग्राफी, ठीक है, मेडिकल जो भी वहाँ के हैं वो सब वीज़ा के अलग से, देन वहाँ के जो तुम्हारे पर्सनल खर्च हैं ये सब तुम उसको बताओगे, बोलेगा सर वो तो आपका पर्सनल है ना, आपका बेटा वहाँ क्या खाता है वो आप पे डिपेंड है। तो भाई वहाँ तुम दलिया खाओ, कुछ भी खाओ ना, मिनिमम 10,000 लेके चलो, उतना खर्च होता ही है वहाँ। रोज की ट्रैवलिंग करोगे। अब यहाँ पे कंसल्टेंट भाई मूर्ख कैसे बनाता है, अरे हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी में ही बने हुए हैं, हमारा कैंपस सिस्टम चलता है, आपको सिटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ हमारे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। तो चाचा मेरे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो ना, यहाँ तक कि IIM शेखनोव, लोग दावा करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में सब चीज़ कैंपस में। तो चाचा भाई मेरे जो भी हो, इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी देश है ना, वहाँ पे भाई हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब वो सिटी के रहते हैं, वहाँ पे फैले हुए रहते हैं। अब तुम्हें कोई वो प्रूफ दिखाए ना, फर्स्ट सेकंड ईयर में चलो मान भी लो कि तुम्हारी कैंपस में लग रही है, थर्ड ईयर से तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ट्रॉमा सेंटर जाना पड़ेगा, टीचर्स वहीं अवेलेबल होते हैं, तुम्हारे छाती पे नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना। अब जो तुम्हारी, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ,
मैं मतलब इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपने मेडिकल हॉस्पिटल में, यहाँ जबलपुर के में। यहाँ पे हॉस्पिटल अलग बना है और उसी के बाजू में कॉलेज बना है, तो पेशेंट तुम्हें जाते हुए दिखेंगे, बट तुम वहाँ रशिया में जो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे ना, वहाँ तुम्हें पेशेंट नहीं दिखेंगे। वो कैंपस है में, वहाँ पे पढ़ाई हो रही है फर्स्ट सेकेंड ईयर की जो बेसिक चीज़ें होती है, रशियन हो गई, बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। फिर मैक्सिमम जो एनाटमी मान लो और बायो केमिस्ट्री ये सब, बट इसके बाद जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हो गए, मेडिसिन, ठीक है। फिर उसके बाद भाई तुम्हारा रेडियोलॉजी, इन सब के लिए तुम्हें डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर, जहाँ ऑपरेशन होंगे ऑपरेशन में ही जाओगे ना, यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना ऑपरेशन होने लगेंगे भाई। इतना बेसिक सेंस जितने यूट्यूबर जो अपनी कहानियां बताते हो ना कि हाँ हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल कैंपस के अंदर है, मैं बहुत सारी वीडियो देखी भाई, इतनी सारी यूनिवर्सिटी का लोग बोलते हैं कैंपस में है कैंपस। अरे भाई कैंपस होता ही नहीं वहाँ पे, कहाँ से कैंपस लिया होगे तुम? पूरे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं यार वहां पे। तुम थोड़ा जो स्ट्रक्चर है रशिया का हॉस्पिटल का वो समझो। तुम्हें कोई कुछ भी बता देता तुम उसमें भाई मतलब बहक जाते हो कि हाँ भाई वहीं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। बच्चे बोलते भैया कहाँ, जहाँ मुझे ना जाना पड़े, मुझे चलना ही, टैक्सी लेना ही ना पड़े, वो यूनिवर्सिटी बताओ भाई। जब है ही नहीं वहां पे तो बताएं क्या तुमको, है? तुम्हें जाना पड़ेगा यार वहां पे। अब तुम बस से जाओ, बोलते भैया फिर तो बस का खर्चा लगेगा। अरे भाई क्यों नहीं लगेगा, और क्या तेरे को क्या वहां पे अलग से कोई वो देंगे क्या कि हाँ भाई ले 20 रुपए ले और वहां पे तू जा मस्त, है ना, तू 20 रुपए यहाँ से मेरे से ले ले और यूनिवर्सिटी पहुंच जा। भाई तुमको ही खर्च करनी पड़ेगी, अपनी जेब में पत्ती रखनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सिस्टम है ना। तुम्हें टैक्सी करनी पड़ेगी। तुम अगर गरीब हो, जैसे मैं भी था, मैं भी भाई इतने पैसे नहीं उड़ाता था। मैं 4-5 साल बस से गया हूँ यार वहां पे, ठीक है। 23 रुपए 30 रुपए दे के ऐसे जाता था बस से। पहले के टाइम था 11-12 रुपए 13 रुपए ऐसे चलता था। आजकल हर जगह 20 से लेके 30 रूबल के बीच में हो गया है, ठीक है। टैक्सी से जाओगे, 4 जन जाओगे, 200 की टैक्सी हो रही है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 50-50 रुपए पड़ेंगे। बट ये है कि दिक्कत नहीं होगी, जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पैवलोव यूनिवर्सिटी, यहां तक कि रशिया की जब सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी IM शेकनोव है ना, उसका भी खुद का कैंपस वो सब नहीं है। फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तुम्हारी क्लासेस चलो वहीं लगेंगी। कहाँ पे मेन जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ। बट उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं। मेरे खुद के फ्रेंड है भाई शेकनोव यूनिवर्सिटी में, अलग अलग हॉस्पिटल्स जाते हैं वो। शेकनोव यूनिवर्सिटी का कोई एक हॉस्पिटल में सब कुछ नहीं लग जाता। ऑन्कोलॉजी सेंटर अलग होता है, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर अलग होता है, गायनेक सेंटर अलग होता है, उसको पेरीनितालनी सेंटर बोलते हैं, पेरीनेटल सेंटर, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल अलग होता है। हर कोई एक ही हॉस्पिटल में नहीं ठूस देते जैसे इंडिया में चलता, वैसा नहीं है वहां पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फेलो डॉक्टर्स। तो भाई किसी के ट्रैप में मत आओ कि हाँ मुझे एक ही जगह कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। नहीं, तुम्हें बेसिक 10,000 रुपए अपने पास हर महीने के रखने हैं, क्योंकि तुम वहां खाओगे। अब ये डिपेंड करता है कि तुम वहां खाते क्या हो। अब जो चिकन मार रहे हैं, जो तंगड़ी मार रहे हैं, पनीर खाएंगे, उनका भाई कॉस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि पनीर भाई 300 ग्राम 300 रुपए का है वहां पे। चिकन भाई 200-300 रुपए का 1 किलो मिल जाता है वहां, ठीक है। अब जो दलिया खा रहे हैं वो तो 13 रुपए का पैकेट है, तो साल भर दलिया थोड़ी ना खाओगे भाई कि दलिया पेलते रह जाओगे वहां। ये भी तो सोचो, दलिया खाते रहोगे क्या? कुछ बच्चे तो बोलते भैया हम मैनेज कर लेंगे 5,000, और सही में कुछ बच्चे होते भी जो 5,000 में कर भी लेते। मेरे यूनिवर्सिटी में तो कुछ करते थे, नहीं खाते थे ज्यादा भाई, सब्जी टमाटर कुछ नहीं लाते थे। दलिया खाओ, चावल खाओ, उसको फ्राई करके खा लो, खा लेते, जिंदा रह लेते थे। बट तुम्हें ऐसी जिंदगी दी ने तो जी लो भाई। बट 10,000 से 15,000 रूबल्स लगते ही हैं पर मंथ। कितना भी बचा लो लगेंगे ही। पार्टीज होती हैं, टैक्सी से जाओगे, यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई बेसिक खर्चे जो भी होते ही हैं वो सब, ठीक है। कहीं तुम्हें भाई जूते लेने, कपड़े लेने, ऐसा थोड़ा ना कि एक जैकेट होके पूरा साल भर उसी में, 6 साल उसी में बिता दोगे। जूते चप्पल सब कुछ लेता है यार इंसान। 6 साल के लिए तुम वहां रहने जा रहे हो एक तरीके से। ऐसा नहीं होता कि मैं बचा बचा के सब चीज कर लूंगा, नहीं। अपना बजट कम से कम 20 लाख की यूनिवर्सिटी है तो 30 से 35 लाख का बजट लेके जाओ, ठीक है, कि इतना मेरा 6 साल में खर्चा हो ही जाएगा। तो पिताजी को बोलो इतना मेरा लगेगा ही। और तुम बोलोगे इंडिया में मेरी 80 लाख में हो जाती है। मेरे से भी 1-2 बच्चे बोले भाई 80 लाख में कहाँ से हो जाएगा? 80 लाख तो सिर्फ बेटा तेरी फीस का जाएगा। उसके बाद तू हॉस्टल में भी तो रहेगा, उसके बाद तू खाएगा पिएगा भी तो, कि भूखा रहेगा? बोलेगा टिफिन लगवा लेंगे। अरे भाई टिफिन में भी तो तेरे मंथली चल 10,000 तो जाएंगे ना, कितना भी कर, रूम का रेंट ये सब 10,000, पेट्रोल का रेंट ये सब जाता है ना। तो इंडिया में भी भाई 5 साल का 5-6 लाख और एक्स्ट्रा मान के चलो। हर जगह ऐसा नहीं होता कि जितने में बोल दे उतने में MBBS हो जाती है। भेड़ बकरी नहीं चला रहे हो तुम लोग की इतने में किसी ने बोल दी तो इतने में हो जाएगी, हैं? इसको वैसे ही समझो जैसे सोने का, गोल्ड का प्राइस होता है। गोल्ड का प्राइस आज 1.35 चल रहा है, तो 1.35 में तुम्हें 10 ग्राम गोल्ड थोड़ी ना मिल जाएगा 22 कैरेट। उसमें मेकिंग चार्जेस भी तो लगता है, वो कौन तुम्हें बताएगा?
हैं, उसमें जीएसटी भी तो लगता है, वो कौन बताएगा? तुम तो देख के चले जाओगे कि हाँ पापा एक तोला सोना मिल रहा है, 1.35 का ले लूं क्या? अरे जाओगे तो वो तुम्हें 1.35 का नहीं मिलेगा, 1.50 1.60 का मिलेगा। सब कुछ लगता है भाई, जोड़ा जोड़ी सब मिलता है। प्योर गोल्ड लोगे तो अलग बात होती है ना यार। ऐसे समझा करो, थोड़ा अपना दिमाग यूज करो भाई, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो जो तुम बोलते हो ना ये कि हाँ इतने में एमबीबीएस हो जाएगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरा ठप्पा लिखवा लो और कोई मुझे प्रूफ कर देना कि 20 लाख में एमबीबीएस हो जा रही है तुम्हारी। आज से 6-7 साल पहले जब मैं था तब मैं भी मान लूँ, अगर कोई 10 लाख की यूनिवर्सिटी है, कोई 15 लाख की यूनिवर्सिटी है, तो तुम्हारे 25 लाख जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, तो भाई 10,000 या 15,000 तुम पर मंथ का मान के चलो, 10 महीने तुम वहां पे रहते हो, कहाँ? रशिया में, उज्बेकिस्तान, कहीं पे भी। तो 10 महीने तुम रहोगे तो 1 लाख रुपए हो गए। अब जो 2 महीने बचे, जुलाई, जून और जुलाई, ये तुम कैसे डिसाइड करो? अगर तुम इंडिया चले जाते हो तो यहाँ तुम्हारे 20,000 रुपए यहाँ के बच गए, रशिया के। यहाँ तुम नहीं रहे, तो जो 20,000 है उसकी तुम टिकट करा रहोगे, तो 3 लाख रुपए तुम टिकट की मान लो। तुम्हारे 6 साल की टिकट है जो 3 लाख मान लो, क्योंकि हर बार रशिया की ऑलमोस्ट राउंड ट्रिप तुम्हें 50,000 की पड़ेगी। तो 1 साल की कितनी भाई? पहले वाला मान लो छोटा मत, जो ये 6 साल है ना, तो ये वाला सिर्फ आने का है, ये वाला तुम्हारा जाने का, इसमें तुम सिर्फ आ जा रहे हो, तो ये तुम्हारी राउंड ट्रिप हो गई। ये कितनी हो गई? 50,000। ये कितनी हो गई? फिर दूसरे साल की 50,000 हो गया, 1 लाख। सेकेंड ईयर तक फर्स्ट और आखिरी मिला के, प्लस ये सेकेंड ईयर का जो तुम्हारा है वो मिला के 1 लाख हो गया। थर्ड ईयर का 1.5, फोर्थ ईयर का 2, और फिफ्थ ईयर का 2.5। तो 2.5 से 3 लाख तुम्हारा भाई फ्लाइट में जाना ही जाना है, अगर तुम रशिया जैसी कंट्री चूज करते हो। बट अगर तुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ सब करते हो, तो तुम्हारी फ्लाइट 50,000 की नहीं, 30,000 या 25,000 से 30,000 में राउंड ट्रिप तुम्हारी हो जाएगी विथ बैगेज। यस, तो यहाँ तुम्हारे जो 3 लाख खर्च होने थे वो तुम्हारे शिफ्ट हो जाएंगे कितने में? 1.5, 1 लाख का डिफरेंस बस आएगा। तो ये भी कर सकते हो, बट वहाँ की यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा करप्शन ज़्यादा है, इसलिए बच्चे थोड़े कम चूज करते हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री तो मुस्लिम बच्चे ज़्यादा चूज करते हैं। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लेते हो कि नहीं करते। जैसे रशिया में पाकिस्तानियों को बैन कर रखा है, बट उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पे भी पाकिस्तान के अभी भी बच्चे वहाँ आते, तो लड़ाइयाँ थोड़ी इंडियंस में और पाकिस्तानियों में हो जाती, कई बार होती। मेरे भी दोस्त हैं यहाँ जो पढ़ के आए, उन्होंने खुद बताया भाई, है ना। और मैं तो चलो लाइव उनसे पूछवा भी दूंगा तुम लोग को, ठीक है। और ऐसे मेरे को तो पहले से पता था कि लड़ाई वगैरह हो ही जाती है, बट जॉर्जिया में या रशिया में इन सब जगह पे इतना नहीं है, पाकिस्तानी वगैरह इतना नहीं पढ़ते, तो वहाँ पे थोड़ा इन सब का थोड़ा कम है। रशिया में तो टोटली बैन कर दिया पाकिस्तान स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे पूरे तुम्हें इंडियंस ही पढ़ते हुए दिखेंगे, और कुछ अफ्रीका के आए होंगे, नाइजीरिया के आते हैं, तो वो लोग तो भाई हमसे भी ज़्यादा बहुत शान नेचर के होते हैं, तो वो कभी तुम्हें दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें, तो 3 लाख तुम यहाँ मान लो, और 6 लाख तुम यहाँ मान लो, ठीक है। तो तुम्हारे कितने हो गए? 6 + 3, 6, 7, 8, 9 मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कौन कंसल्टेंट मेरी बात पे दावा कर सकता है कि कोई 20 लाख की यूनिवर्सिटी भाई तुम मतलब पढ़ रहे हो वहाँ पे? एक पॉसिबल ही नहीं है, मतलब फिजिकली, प्रैक्टिकली, भाई मेंटली कुछ पॉसिबल नहीं है। जो तुम्हें बताया जाता है वो चूना लगाना उसको बोलते हैं, और तुम अपने ऊपर चूना लगवाते हो। तुम कितने बड़े पागल हो जो तुम अपने ऊपर टीका लगवा के आ जाते हो कि हाँ भाई उसने सी का टीका लगा दिया, तुम लो भैया। हाँ सर, अब मेरे से आके मुंह चलाते हैं, अरे सर उनने बोला था वो फलाना ने कि हो जाएगा, है ना। बताओ, अब आज एक स्टूडेंट था, एक यूएस का स्टूडेंट था, मैं नंबर तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊं उसकी, मैं डालूंगा, मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। आज वो मेरे से क्या बोलता है, भैया एक कोई मुझे बता रहा है कि 3.5 साल की शेकेनोव में एमबीबीएस हो जाती है, और उसके बाद मैं 1.5-2 साल इंडिया में आके कर सकता हूँ। मैंने बोला ये कहाँ का नियम है भाई? ये कौन तेरे को समझा रहा है ये सब कि 3 साल की तू वहां कर ले, 2 साल की हो जाए, तो डिग्री कौन देगा तेरे को? इंडिया वाले डिग्री देंगे कि रशिया वाले? वो तो नहीं भैया, रशिया वाले डिग्री देंगे। बोला वाह भाई, मैंने बोला पढ़ ले भाई, जा मजे कर तू, तेरे को जैसे तू है वैसे तेरे को लोग मिल रहे हैं। तो भाई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो प्लीज इन सबसे बचो। और तुम्हारी एमबीबीएस 20 लाख के नीचे नहीं हो सकती। 20 लाख का कॉलेज है, 21 लाख का कॉलेज है, मिनिमम तुम्हारे जो खर्च होंगे वो कितने होंगे? 30 लाख होंगे। 10 लाख ऐड करके चलो, तभी तुम प्रॉपरली रशिया में एमबीबीएस कर सकते हो। तो मिनिमम जो आज के टाइम पे मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ वो 27 लाख से 30 लाख विद तुम्हारा पूरा खाने पीने, फ्लाइट से लेके रहने खाने का सब। और बेटा इसमें तो हॉस्टल चार्जेस भी नहीं जोड़ा है मैंने अभी तो अभी जो 9 लाख है वो तो खाने पीने का तुम्हारा मैंने जोड़ा है, खाने और आने जाने का।
हैं। अब इसमें हॉस्टल का कौन देगा? जो बच्चे हॉस्टल लेते हैं, ये 10,000 तो मैंने वहाँ रहे, सिर्फ खाने वगैरह का बोला, इतने चले ही जाते हैं। रहने का तुम्हारा कौन देगा? रहने का कुछ हॉस्टल 80,000 पर पूरे साल भर का लेते हैं, या हर महीने का तुम्हारा 5-10 हज़ार तो रहते ही है, उसका भी कॉस्ट जोड़ ले तो कितना हो गया? 10-11 लाख नहीं हो गए? अब कहाँ से तेरी 20 लाख में MBBS हो जा रही है? अब मैं तो डायरेक्टली नाम बोलता हूँ, कुछ लोग वही बोलते हैं भैया वो उराल स्टेट में भैया 17 लाख में MBBS। भाई 17 लाख से फीस है उसकी। फीस मतलब वहां पे पढ़ना और तेरा MBBS कंप्लीट होना नहीं होता है, वो सिर्फ फीस है वहां की बेटा, फीस। फीस को फीस बोलते हैं, है ना? तो अपना बजट इस हिसाब से चूज करके आया करो, वरना मत आओ, नहीं तो यहाँ जाके ना फंस जाओगे। बच्चे ना चुका नहीं पाते हैं भाई पैसे। तो माँ बाप, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जितने भी लोग हैं, थोड़ा सोच समझ के अपना बजट बनाओ, कितना लगेगा। जितना भी लग रहा है, जो भी यूनिवर्सिटी चूज करोगे प्लस 10 लाख उसमें ऐड कर लो, वो तुम्हारा फाइनल बजट है MBBS इन अब्रॉड, जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, ये सब आते हैं। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन सब का जो बजट है वो तुम्हारा 20, मतलब अंदर थोड़ा रशिया से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि फ्लाइट सस्ती है। ठीक है, और जो तुम्हारा रशिया का है वो थोड़ा 2-3 लाख एक्स्ट्रा जाता है, और जो जॉर्जिया के हैं, जॉर्जिया के पैकेजेस थोड़े और हाई हैं। जॉर्जिया के तुम्हारे भाई ऑलमोस्ट 40 लाख से स्टार्ट होते हैं। वहाँ की तो करेंसी भी महंगी है, प्लस वहाँ की चीज़ें भी महंगी है, फ्लाइट भी महंगी है मुन्ना। तो सोच समझ के बताओ। वीडियो मेरी 50 मिनट की हो गई है, सोच रहे हो इतना छोटा सा टॉपिक और मैंने कितना बोल दिया है। तो सोच समझो और अच्छा अपना डिसीजन लो, तब आओ। थैंक यू सो मच। और मेरी भी भाई कंसल्टेंसी, मैं भी स्टूडेंट को भाई बाहर भेजता हूँ, और मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट और एज अ कंसल्टेंट तीनों हूँ। अपनी कंपनी का CEO हूँ, और बहुत सारी जगह हमारी ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे मैं नंबर शो कर दूंगा, मेरा पर्सनल नंबर और मेरी डिटेल्स, तो उसमें तुम मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी फर्दर क्वेरी और फॉर एनी गाइडेंस रिलेटेड टू MBBS। और मेरे हिसाब से मेरे थ्रू जाओगे तो डॉक्टर तो मैं तो बनवा ही दूंगा, ठीक है, वो मेरा दावा है। इसलिए जो फ्रॉड कंसल्टेंट है ना, उनसे बचो। तुम्हारी MBBS मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 लाख होएगी, कितना भी ट्राई कर लो। 20 लाख 15 लाख में MBBS नहीं हो रही। अगर ये तुम प्लान बना के चल रहे हो ना इतने में हो जाए, तो भाई मत करो। उससे जब BSc का कुछ कोर्स कर लो और कहीं और चले जाओ। बाकी मेरा बोलना कम, तुम्हारा समझना ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जो भी भाई जो जेन्युइन रिव्यू होते, प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया करो, और 1.5x में कर लिया करो तो थोड़ा ज़्यादा तेज तेज तुम्हें सुनाई देगा, क्योंकि ऐसे में भी थोड़ा स्लो दे। तो 1.5x में करके सुना करो तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में क्या, कमेंट भाई प्लीज़, जेन्युइनिटी से। मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ, जो सीरीज़ मैं एज अ डॉक्टर बना रहा हूँ और एज अ स्टूडेंट बना रहा हूँ, जो मैं फेस कर चुका हूँ वहाँ पे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, मतलब जो भी तुम मान लो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल करना, और प्लीज़ डू टेक एडमिशन फ्रॉम मी, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर भाई बाहर के लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज टू माई नंबर गिवन बिलो, और मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, और कमेंट कर सकते हो नीचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। लाइक तो कर ही दिया करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।